नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में। आज फिर से रूबरू होने का मौका मिला आपसे। मेरे मन में कुछ ना कुछ विचार आ रहे थे, तो मैंने कहा विचारों को साझा किया जाए आपके साथ। मेरा ये जो अभियान है या मेरी कंपनी के द्वारा अभियान चलाया गया है, इसमें हम लोग एक ही मिशन लेके चल रहे हैं कि अगले 10 वर्षों के अंदर कम से कम 2000 ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ बिता सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम तो हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरी मदर एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि दिक्कत ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन सिर्फ शेप चेंज होएगी, और हमें उन दिक्कतों के साथ जीना सीखना है और उनमें से हंसते हुए उनको सॉल्व करने की आदत बनानी है अपनी। तो आइए इस तरह की कुछ आदतों को सीखने की आज कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हमें जो सबसे अच्छी 2 आदतें लानी पड़ेंगी अपने जीवन में, वो लानी पड़ेंगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं और उसका अंतर क्या है वो भी जान चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कुछ विकल्पों के द्वारा हम अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। उन्हीं विकल्पों में कुछ और हम आज लेके आए हैं, अगले कुछ विकल्प जिनसे आप अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स को अचीव करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगला विकल्प है गोल्ड। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं कि हम भारतीय परिवारों को ज़्यादातर फीमेल्स को गोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, और हमारे देश में सोने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि शादी में, छोटे छोटे फंक्शंस में हर जगह हम सोना बनवाते हैं, और तकरीबन फैमिलीज़ के अंदर सोना रखने की आदत भी है। दोस्तों, हम सब भारत में रहते हैं। भारत में सोना पहनना खूब प्रचलन है, फैशन है, स्टेटस सिंबल है, और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे त्योहारों पर सोना देना शुभ माना जाता है। धनतेरस पे सोना की खूब खरीदारी की जाती है। ब्याह शादी में सोना देना लेने में खूब काम आता है। तो ऐसे ही देश के अंदर जहाँ पे सोने का इतना प्रचलन हो, मुझे लगता है कि सोने में इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब मुद्दा ये आता है, क्या हमें सोने में सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कुछ पैसा। क्योंकि हमें ज़िंदगी में जिस तरह से खाने के अंदर सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, रायता भी चाहिए, सैलड भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी हमें छोटे छोटे पार्ट्स करने रहते हैं, और हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर या हर एक एसेट के अंदर आपको अपना कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मुद्दा ये आता है, क्या गोल्ड हमें सीधा गोल्ड फॉर्म में लेना चाहिए या गहनों की फॉर्म में लेना चाहिए, या हमें गोल्ड बॉन्ड लेने चाहिए, या म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड आते हैं वो लेना चाहिए। दोस्तों, इसमें मैं ये बात आप सबके ऊपर, अपने ऊपर ही छोड़ता हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वो अपना बाय करे। पर मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर करनी है आपको, तो थ्रू बॉन्ड और थ्रू म्यूचुअल फंड गोल्ड फंड आते हैं, उनमें आपको करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप गहने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर लेते हो, तो वो कल को जब भी आप वापस करने जाओगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कट करके पैसा वापस मिलेगा, या चेंज करने में आपको कट लगेगा। रेदर अगर आप
किसी भी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट होते हो या बॉन्ड में होते हो, तो जो भी गोल्ड का इंटरनेशनल रेट होता है, आपको वहाँ पे वो पैसा 100% वापस हो जाता है। जो उस समय का रेट है वो आपको रेट आपके अकाउंट में पैसा भी ले सकते हो आप। उस पैसे से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की बात तो हो गई, और अक्सर गोल्ड लेडीज़ के लिए या हमारी प्यारी बच्चियों के लिए, प्यारी बेटियों के लिए हम अक्सर ख़रीदते हैं। जब बेटियों की बात हो रही है तो ज़रूर यहाँ पे एक अगला विकल्प भी हमारा ज़रूर होना चाहिए, वो है जीवन सुकन्या। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि स्कीम आती है, बैंकों में आती है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है। इसमें आप 1,000 रुपये से शुरू कर 10,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक जो आप देना चाहते हो वो आप जमा कर सकते हो। इसमें 14 वर्ष की आयु तक आप पैसा जोड़ सकते हैं, और 21 वर्ष की आयु में आपको सारा पैसा वापस हो जाता है जो आप अपनी लाडली बेटी के लिए शादी में खर्च कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट बनकर आ जाती है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ उसमें। 1,000 रुपये यदि आप देते हो, जैसे ही आपके घर में लक्ष्मी आती है उसी दिन से यदि आप 1,000 रुपया महीने का जोड़ते हो, तो अगले 14 वर्ष तक आप वो 1,000 रुपया जोड़ते हो। 14 वर्ष के बाद वो पैसा देना आपको बंद करना होगा, ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। और 21 वर्ष की आयु में, यानी अगले 7 वर्ष तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो पैसा रह जाता है, और 21 वर्ष की आयु में वो पैसा लगभग 6 लाख रुपए के करीब आपको, लगभग जो है आज की डेट में जो बताया जाता है पोस्ट ऑफिस में, वो लगभग 6 लाख रुपए के करीब आपको वापस मिल जाता है। तो यह एक अच्छा और ख़ूबसूरत विकल्प है हमारी प्यारी अपनी लाडली बेटियों के लिए, जिन्हें हम अपने सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपका सेविंग का समाधान बहुत अच्छे ढंग से इससे हो सकता है। जीवन सुकन्या में 2 और भी बहुत अच्छे खूबसूरत से फीचर्स हैं। 18 वर्ष की आयु होने पर यदि आप बेटी को बाहर भेजना चाहते हैं या पढ़ने के लिए कहीं पे भेजना है, तो 50% तक का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, और शादी होने पे ये अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है। इसका दोनों का ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें। तो आप जीवन सुकन्या के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अब अगले विकल्प की ओर, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से समझ आ रहा है हमें कि हमारा एक घर होने के अलावा आप दुकान, मकान या फ्लैट या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने लिए रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो, सेकंड इनकम क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप, ताकि उसके किराए की आमदन से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके। यह भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। जैसे किराएदार अगर थोड़ा सा गलत आ गया बीच में, तो आपको ना सिर्फ किराया रुक सकता है आपका, बल्कि कल को थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र्स रहते हैं, उनसे आप एडवाइस लेके जा सकते हैं। तो अच्छे ढंग से अच्छी प्रॉपर्टी देखिएगा और अपने लिए सुनहरा इनकम क्रिएट करिएगा। दोस्तों, अगला विकल्प है हमारा म्यूचुअल फंड और शेयर्स। दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन दोनों में ही थोड़ा सा जोखिम भी रहता है। शेयरों के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे दोस्त के पापा ने शेयर रखे थे और वो आज 2 करोड़ के हो गए हैं, वो आज 5 करोड़ के हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत कम सुनने को मिलते हैं कि शेयर्स लिए थे और पड़े हैं। आपको कंपनी कैसे चुननी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? यह सबसे मुश्किल काम है दोस्तों। कंपनियां ढूंढना आज सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये आप, मैं, कोई भी नहीं अभी जान पाएगा।
उसके लिए आपको ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, या कंपनी का डाटा एनालाइज करना पड़ेगा, या किसी अच्छे एडवाइज़र से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर्स टिप के ऊपर नहीं चला करते कभी भी। उनके फंडामेंटल क्या हैं, उनके कंपनी के आगे के प्रोस्पेक्टिंग क्या है, कंपनी को आगे ऑर्डर कौन सा मिलने वाला है, उसमें कई तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। दोस्तों, शेयर्स लेना एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए लॉटरी। आपको अच्छा भी दे सकता है, बहुत अच्छा भी दे सकता है, और बुरा भी दे सकता है, और बहुत बुरा भी दे सकता है। तो दोस्तों, मैं शेयर्स तभी आपको कहूँगा कि आपको अगर पूर्ण रूप से उनकी नॉलेज है तो ही आप जाइएगा। अदरवाइज़ हमारा जो अगला विकल्प है म्यूचुअल फंड, वो बहुत ही बेहतर विकल्प है इक्विटी को आपको बाय करने के लिए। एक मैं सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड और शेयरों के फ़र्क का। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी भी एक शेयर के अंदर लगा दिए हैं। कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी 1 लाख की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए हो गई, और इमीडिएट कोई ऐसी गलत न्यूज़ आती है कि कंपनी को लॉस हो गया या कुछ हुआ है, तो शेयर का भाव इमीडिएट जो आपका 3 लाख रुपए बना हुआ था वो 10% रह जाता है। तो आपका जो 1 लाख की पूंजी है उसी समय वो पूंजी 3 लाख रुपए की 10% यानी कि 30,000 रुपया रह जाती है। आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 गुना कम हो गई है, 30,000 रुपये रह गई है। तो आप क्या करेंगे? इसकी जगह अगर आप एक म्यूचुअल फंड लेते हो, वो भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, तो वो आपके 1 लाख रुपए का कम से कम 25 स्टॉक, 30 स्टॉक, 40 स्टॉक, 50 स्टॉक बाय करता है। जो भी फंड आप लेते हो, डाइवर्सिफिकेशन उसकी जितनी भी है एज़ पर लॉ, जो भी उसको अलाउ किया गया है, मैंडेट दिया गया है जो उसके बीच में वो उतने शेयर्स ले लेता है आपके नाम पे। कल को अगर एक कंपनी में, 2 कंपनी में, 3 कंपनियों में दिक्कत आ भी जाती है तो बाकी का जो आपका पैसा है वो सेफ रहता है। आप नुकसान होने से कम बचे रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नुकसान म्यूचुअल फंड में कभी नहीं हो सकता, म्यूचुअल फंड में भी नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि संभावनाएं जो हैं वो शेयरों में आपको नुकसान होने की ज़्यादा रहेंगी, फ़ायदा होने की ज़्यादा रहेंगी, और म्यूचुअल फंड में जो संभावना नुकसान होने की है वो शेयरों के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाती हैं। इसका एग्जांपल हम एक टेबल को लेके करते हैं। आपको मैं एक टेबल के ऊपर खड़ा करता हूँ जिसके नीचे सिर्फ एक ही टांग बनी हुई है और उसके ऊपर पूरा बेस बना हुआ है। अगर बेस में कल को कोई दीमक लग जाती है या कोई गाड़ी टकरा जाती है आने पे, तो आपका टेबल एकदम से नीचे गिर जाएगा, आपको नीचे गिरने पर चोट आ सकती है। इसकी बजाय यदि मैं उस टेबल के नीचे 25 से 30 या 40 लेग्स बना देता हूँ, तो आप बताइए मजबूती टेबल की ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? उस टेबल पे यदि आप खड़े हैं और उसमें से 2, 3, 4 लेग्स के अंदर दीमक लग जाती है, चोट लग जाती है, तो आप दोस्तों बताइए क्या उस टेबल से आप गिरेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप संभले रहेंगे क्योंकि उसके नीचे बाकी की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सही सलामत हैं। तो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में यही एक अंतर है कि आप गिरने के चांस बहुत कम हैं, शेयर्स में वो चांस ज़्यादा हैं। तो मेरा मानना है शेयर्स की बजाय म्यूचुअल फंड का विकल्प ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे के लिए आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज हम सब, मैं चाहता हूँ एक प्रण लें कि जीवन में 2 अच्छी आदतें, इन्वेस्टमेंट और सेविंग,
ये अपने जीवन में इस तरह से आदत को उतार लें कि कभी भी चाह के भी ये आदत हम छोड़ ना पाएँ। दोस्तों, इन वीडियोस की कड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो आने तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।